हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की अपनी जो सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 26वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 25 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी यूनिट नंबर 4 चल रही थी और हमने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बताया था सर घनत्व क्या होता है, घनत्व की क्या परिभाषा होती है। सर एक साधारण तरीके से समझा था और हमने टेक्निकल लैंग्वेज में उसकी क्या परिभाषा हो सकती है उसको भी हमने डिटेल में पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने उसके कुछ नोट पॉइंट देखे थे। मैंने कहा था कि घनत्व चैप्टर में कुछ 16-17 नोट पॉइंट हैं, उन्हें हमें समझना जरूरी है। तो वो हमने सभी नोट पॉइंट समझ लिए हैं। एक नोट पॉइंट बचा हुआ था कि सर जल का घनत्व जो होता है वो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को अगर हम ले जाएंगे तो सर जल का घनत्व किस प्रकार से चेंज होता है। तो वो नोट पॉइंट रह गया था, वो हम नोट पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखो, जल का जो घनत्व होता है, जल का अगर एग्जैक्ट घनत्व की बात करेंगे तो कितना होता है। देखो, जल का एग्जैक्ट घनत्व एग्जैक्ट होता है 999.972 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये जल का एग्जैक्ट घनत्व है। जल का अगर एग्जैक्ट आपको घनत्व देखना है तो सर 999.972 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। लेकिन किसी किसी किताब में आपको 999.998 ये भी आपको लिखा मिल सकता है। लेकिन हमको मानना है एनसीईआरटी का डेटा। एनसीईआरटी में इतना लिखा है घनत्व, तो हमें जल का घनत्व ये लेकर चलना है। लेकिन जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो सर ये वैल्यू ना तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे ना ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सर सवाल सॉल्व करते हैं तो हम ये लगभग 1000 के करीब है, तो हम जो जल का घनत्व होता है उसकी 1000 वैल्यू को कंसीडर करके चलते हैं। 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इस वैल्यू को हमें डायरेक्ट याद रखना है कि सर अगर जल का घनत्व हमें किसी सवाल में यूज करना है तो सर हम 1000 इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर दुर्भाग्य से कभी ऐसा हुआ कि सर सवाल बन गया और जल का घनत्व पूछ लिया और उसने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली, तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू हम इसको तलाशेंगे, जो एनसीईआरटी का डेटा है वो हम तलाशेंगे। ठीक है भाई। तो इसके बाद जो सवालों में इस्तेमाल करना है वो हमको 1000 इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम देखो, ये वाला जो डेंसिटी है ये वाली, ये किस ताप पर होती है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये वाला मान 4 डिग्री पर ये होता है। देखो 100 पर कितना होता है और 0 पर कितना होता है वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर एक बनाते हैं सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से हम 4 डिग्री पर जाएंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर हम जाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व हमको देखना है सर 0 पर कितना होता है, 4 डिग्री पर कितना है और 100 पर कितना है। देखो यहाँ पर जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो सर यहाँ पर 999.840 मात्रक यही होता है, तो मैं मात्रक नहीं लिख रहा हूँ, इतना होता है 999.840। ये तो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। अगर हम बात करें सर यहाँ से ताप बढ़ता है तो सर यहाँ पर कितना घनत्व हो जाता है, तो यहाँ पर जो जल का घनत्व है मैक्सिमम हो जाता है, इतना हो जाता है, इतना 999.972। मैंने इसके पीछे मात्रक नहीं लिखा है, मात्रक यही होता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर 4 डिग्री पर इतना हो जाता है घनत्व। और अगर जैसे यहाँ से और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 958.4 ये इतना हो जाता है। 958.4 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व इतना हो जाता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें तो देखो ये वैल्यू इससे बड़ी ये वैल्यू है। इसका मतलब सर 0 से जब 4 डिग्री तक जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है। देखो यहाँ पर ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है, यहाँ तक बड़ा है। और फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, तो सर 100 डिग्री तक, इसके बाद फिर घटना प्रारंभ होता है और 100 डिग्री पर इतना हो जाता है। हमें ये जल का घनत्व याद रखना है। तो हम यहाँ एक बात बोल सकते हैं कि सर ये जो डेंसिटी है, ये वाली डेंसिटी, ये तो देखो अब तुम कहोगे सर ये 4 डिग्री, ये 4 भी नहीं होता है। अगर एनसीईआरटी किताब में देखोगे तो ये ताप कितना होता है, ये 4 तो हम लगभग में लेकर चलते हैं, एग्जैक्ट होता है 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड, इतने पर होता है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए जल का मैक्सिमम घनत्व कहाँ होता है तो सर 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। लेकिन हम इस चीज को लगभग 4 लेकर चलते हैं और ये 4 लेकर ही बहुत सारे एग्जाम्स में सवाल पूछा है, तो लगभग वैल्यू लेकर पूछा है। लेकिन अगर भविष्य में कभी आपके सामने ये पूछ ले
कि जल का एग्जैक्ट मैक्सिमम घनत्व बताना है एग्जैक्ट ताप पर, और आपको अगर ये भी ऑप्शन में मिल गया तो सर हमको इसी पर टिक लगाना है, 4 पर मत लगाना, क्योंकि एग्जैक्ट तो यही वो ताप है जिस पर इतना होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है। इसको तो हम लगभग में लेकर चलते हैं, लेकिन एग्जाम में ज़्यादातर इसी 4 को लेकर ही सवाल पूछा गया है। लेकिन अगर आपको कभी दुर्भाग्य से एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ले तो वो भी आपको याद होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि सर जब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, मतलब सर 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जाते हैं तो घनत्व बढ़ता है। देखो बढ़ गया, घनत्व बढ़ता है, डी बढ़ता है। और अगर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक बढ़ा है और फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो सर यहाँ से यहाँ तक मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे तो फिर घनत्व घटेगा। हम लिखेंगे डी, डी फॉर घनत्व, घनत्व घटेगा, ये हमने लिख दिया, यहाँ तक घनत्व घटेगा। अब हम बात करेंगे सर ये जो वैल्यू है ये घनत्व की मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पर डी मैक्स होगा, MAX मैक्स होगा। ये जो है ना घनत्व की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर जल के घनत्व की बात करें तो सर मैक्सिमम मान इतना होता है। अब घनत्व यहाँ पर मैक्सिमम है, देखो घनत्व का मतलब है सर घनापन, यहाँ पर पानी सिकुड़ता है यहाँ तक, इसका मतलब ये है कि सर 0 से 4 तक अगर देखा जाए तो पानी सिकुड़ता है। तो सिकुड़ता है, सिकुड़ने के साथ साथ एक चीज बढ़ती है, घनत्व बढ़ता है, लेकिन दूसरी चीज घटती है, क्या? वॉल्यूम, आयतन है, आयतन कम होता है। तो हम बोल सकते हैं सर इस 4 डिग्री पर आयतन मिनिमम होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सर आयतन, आयतन, आयतन क्या होता है? आयतन यहाँ होता है मिनिमम आयतन होता है। ये हमको याद रखनी है। सवाल पूछेगा कि जल का आयतन कितने डिग्री ताप पर न्यूनतम होता है, तो हम कहेंगे सर 4 डिग्री पर। ये लगभग वैल्यू है, एग्जैक्ट इतनी है, तो लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर जल का आयतन जो है न्यूनतम होता है। और अगर हम बात करेंगे सर जल के घनत्व की तो सर 4 डिग्री पर, ये लगभग 4 डिग्री पर जल का घनत्व मैक्सिमम होता है। ये हम दोनों बातें याद रखेंगे। और जब अगर आपसे देखो यहीं पर इसको अगर आपने समझ लिया है तो एक सवाल का जवाब दो। जैसे मैं यहाँ पर आपसे बोल दूंगा, यदि ये इस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी में उत्तर मत देना। यदि जल का ताप, यदि जल का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 भी नहीं करता हूं, थोड़ा सा कम करता हूं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाया गया है, लाया गया है, तो जल का घनत्व डैश प्रकार से बदलेगा। अब देखो ऑप्शन आएंगे यहाँ पर, ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ऑप्शन। ऐसे आएगा कि सर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, या केवल घटेगा, या केवल बढ़ेगा। ये 4 ऑप्शन मैं आपको सामने दे रहा हूं। तो अब हम समझते हैं कि सर 10 से 1 डिग्री पर गया है, मतलब 10 कहीं यहाँ पड़ेगा, 10 कहीं मान लो बीच में पड़ेगा। सो 10 से अगर हम 1 पर आएंगे, 1 यहाँ पड़ेगा मान लीजिए, तो सर हमको इस 10 से यहाँ पर आना है। तो यहाँ से जरा अंदाजा लगाना, जैसे ही तुम 10 से इधर 4 की तरफ बढ़ोगे तो देखो डेंसिटी ये कम है, जैसे ही इधर जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब ये देखो इधर से इधर जाने पर घनत्व ये घटेगा, यहाँ से यहाँ जाते हैं तो घनत्व घटता है, लेकिन जब यहाँ से वापस लौट के आएंगे तो घनत्व बढ़ेगा। कहाँ तक बढ़ेगा सर? इस ताप तक बढ़ेगा। तो इधर आने पर यहाँ तक घनत्व बढ़ता है, और फिर यहाँ से जब 0 की तरफ बढ़ेंगे तब भी फिर घनत्व घटेगा। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इधर जाने पर भी घटता है और इधर जाने पर भी घटता है, मतलब यहाँ से वापस इधर आओगे तो घटेगा। इसका मतलब अगर यहाँ से 4 पर आएंगे तो सर घनत्व बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ तक तो बढ़ेगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर इसके बाद यहाँ तक आने पर घटेगा। तो हम इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं सर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ये हम इस सवाल का जवाब, 4 ऑप्शन हम चाहते तो बना देते, लेकिन क्या है कि हमारे पास, मैंने डायरेक्ट इसका उत्तर लिख दिया, पहले तो बढ़ेगा घनत्व फिर घटेगा। अगर इसी पर सवाल आयतन लेकर पूछ लेता तो
कि अगर किसी जल का ताप 10 डिग्री से 1 डिग्री तक गया है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि सर आयतन मिनिमम होता है यहाँ पर, इधर जाने पर आयतन बढ़ेगा और इधर जाने पर आयतन, देखो डेंसिटी ये क्या हो रही है, डेंसिटी अगर देखी जाए घनत्व की तो ये घनत्व मैक्सिमम है। यहाँ से जब तुम यहाँ लौट के आओगे तो घटता है, देखो घट रहा है, और इधर से इधर जाएंगे तो बढ़ता है, और वापस लौटेंगे तो सर घटेगा घनत्व। घनत्व का सिस्टम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो सर बढ़ेगा और वापस लौट के आएंगे तो घटेगा। आयतन की बात करेंगे तो सर आयतन जैसे उल्टा होता है, देखो घनत्व अगर यहाँ यहाँ से यहाँ आने पर बढ़ेगा, यहाँ से वापस लौट के आएंगे तो बढ़ेगा, तो आयतन घटेगा, मिनिमम आयतन है। तो इसका मतलब सर यहाँ से इधर जाएंगे तब भी आयतन बढ़ेगा और यहाँ से इधर जाएंगे तब भी आयतन बढ़ेगा, लेकिन उधर से वापस लौट के आएंगे तो आयतन घटेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि कहाँ आयतन घट रहा है, कहाँ कम हो रहा है। तो सेम उसी प्रकार से सर जब यहाँ से 1 डिग्री पर आएंगे तो पहले तो आयतन घटेगा, क्योंकि सर घनत्व तो इसका बढ़ रहा है, घनापन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, मतलब घनापन जैसे जैसे बढ़ेगा तो आयतन घट जाएगा। ये होगा सिस्टम 4 तक, और जैसे ही 4 से फिर 1 की तरफ बढ़ेंगे फिर घनत्व तो कम होगा तो दूर बढ़ेगा। इसका मतलब सर यहाँ से यहाँ तक आने पर आयतन घटेगा और फिर यहाँ से यहाँ आने पर आयतन बढ़ेगा। अगर आयतन को लेकर सवाल पूछता तो पहला वाला पहले घटता और फिर बढ़ता, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होती है। तो इस तरह से ये सवाल यहाँ से पूछ सकता है, तो आपने ये नोट करना है। तो आपको पहले नोट करो, उसके बाद एक और छोटा सा सवाल है। एक छोटा सा सवाल ये है कि सर बर्फ का घनत्व तो कितना होता है। मैंने बताया था सर बर्फ का घनत्व 917 होता है। तो बर्फ क्या होता है, जब जमती है जल का घनत्व 1000 होता है और बर्फ का 917 होता है। देखो H2O का लगभग हमारे पास कितना है, 1000 है, और सर बर्फ का कितना है, बर्फ का हम सर 917 लिख के चले थे, कल हमने बताया था, कल की क्लास में बताया था। तो इतना होता है। अगर हम बात करेंगे सर ये जो बर्फ है, बर्फ का घनत्व कम होने के कारण जब पानी जमता है तो जगह ज़्यादा घेरता है। जैसे मान लीजिए अगर आप फ्रिज में एक ग्लास पानी भर के रखेंगे, जब वो जम जाएगा तो ग्लास के ऊपर तक थोड़ी सी बर्फ उभर आती है। इसका मतलब क्या है कि सर पानी जमने के बाद अपना आयतन बढ़ाता है। इसका क्यों, क्योंकि सर इसका डेंसिटी कम है, अगर कम घनत्व है तो आयतन ज़्यादा होगा इसका। पिछली क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया था फॉर्मूला लिखकर। तो ये जो सिस्टम है ये वाला, बर्फ का घनत्व तो कम होता है और जल का ज़्यादा होता है। तो यहाँ से एक सवाल बनेगा आपको कि जैसे मान लीजिए जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जैसे अपने भारत में जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहाँ पर क्या है कि जब नल होते हैं, नल जैसे ऊपर टंकी रखी है और उससे पाइप कनेक्ट रहता है और नल होते हैं, तो नल में क्या होता है कि पानी पूरा भरा रहता है, और नल अगर नीचे से बंद कर देंगे तो सर्दी के मौसम में सर पानी उस पाइप के अंदर ही जमता है, और पहले से पानी पूरा भरा हुआ है, और पहले से अगर पानी पूरा भरा हुआ है और अगर नल के अंदर बर्फ जमी तो वो थोड़ा आयतन अपना बढ़ाएगी, और आयतन बढ़ाने के कारण वो पाइप फट जाते हैं, तो पाइप का नुकसान बहुत हो जाता है। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या होता है, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या करते हैं कि सर उस नल को ना थोड़ा सा खुला छोड़ते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत तीव्र गति से पानी बढ़ता है, धीमे धीमे उसको थोड़ा सा खुला छोड़ते हैं ताकि धीमे धीमे पानी का फ्लो बना रहे, तो पानी जम नहीं पाता है। अब अगर यहाँ का कोई व्यक्ति, मान लीजिए दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति पहुंचा जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का दर्शन करने, तो वहां पर उसने देखा अगर ये पानी वेस्ट कर रहे हैं, देखो ये खुला छोड़ दिया है, थोड़ा 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 पानी बह रहा है, वो जाके बंद कर देगा। अगर उसने जाके बंद कर दिया तो लगभग कुछ समय के बाद जो जम जाएगा तो पाइप फट जाएगा। जितना पानी वेस्ट हो रहा था उसमें जितना भी पैसा खर्च होता उससे कई गुना ज़्यादा पैसा अब लगेगा, क्योंकि पाइप फट गया। तो पाइप फटने से बचने के लिए क्या करते हैं, उस पानी के फ्लो को थोड़ा बनाए रखते हैं, धीमे 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 पानी बहता रहता है। तो जब भी आप कभी जम्मू कश्मीर में वगैरह में यहाँ पर वैष्णो देवी का मतलब दर्शन करने जाओ, तो वहां पर अगर नल में से थोड़ा थोड़ा पानी बह रहा हो तो उसको बंद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो क्यों चल रहा है पता है, क्योंकि सर वो जमेगा तो आयतन बढ़ाएगा, तो पाइप ना फट जाए इसलिए उसके फ्लो को लगातार बना के रखते हैं। ये तो हम यहाँ लिखेंगे, इस बात से हमें ये देखो समझ चुके हैं, लिख देते हैं अब इस बात को, क्योंकि आपको लिखना होगा। हम लिखेंगे ठंडे ठंडे प्रदेशों प्रदेशों में नल को थोड़ा थोड़ा खुला खुला छोड़ते हैं ताकि पानी जमकर पाइप को न फाड़ दे। इतना हम नोट पॉइंट याद रखेंगे कि ठंडे प्रदेशों में नल को थोड़ा सा हम खुला छोड़ते हैं
ताकि पानी पाइप में जमकर उसको फाड़ न दे। इस चक्कर में हम उसको थोड़ा सा खुला छोड़ते हैं। तो इस बात को हम याद रखेंगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपेक्षिक घनत्व की चर्चा करेंगे कि सर वो क्या होता है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम सापेक्षिक या फिर आपेक्षिक घनत्व समझ लेते हैं कि सर ये क्या होता है। देखो, हिंदी में तो दो नाम है, एक है आपेक्षिक, एक है सापेक्षिक। आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक घनत्व, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिलेटिव डेंसिटी। इसका मतलब क्या है कि जब कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ से तुलना करके अगर हम दूसरे पदार्थ का घनत्व निकाल दें, तब हम इसी को सापेक्षिक या फिर आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो हम यहाँ पर पदार्थ शब्द इस्तेमाल करेंगे। पदार्थ में ठोस, द्रव, गैस तीनों आ जाते हैं। ठीक है भाई। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, आप हमारे साथ पहले डेफिनेशन लिखो, उसके बाद हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, जब किसी पदार्थ का घनत्व किसी दूसरे पदार्थ से तुलना करके ज्ञात किया जाता है, तब वही ज्ञात किया हुआ घनत्व आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व कहलाता है। ये है हमारी परिभाषा कि सर जब किसी पदार्थ का घनत्व हम किसी दूसरे पदार्थ से तुलना करके हम निकालें, तब जो हम निकालते हैं, जो भी वैल्यू निकल के आती है सर, उसी को हम सर आपेक्षिक या फिर सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। तो सर इसका फॉर्मूला क्या है, हम शॉर्टकट में लिखते हैं सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला है कि सर पदार्थ का वास्तविक घनत्व अपॉन जल का घनत्व। ये है हमारे पास फॉर्मूला। सर इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी पदार्थ का घनत्व निकाल सकते हैं, सापेक्षिक घनत्व। और हमेशा हमें जल के सापेक्ष ही निकालना है। क्यों? क्योंकि सर हम उसके सापेक्ष घनत्व निकालते हैं जो इस पृथ्वी पर आसानी से अवेलेबल है। तो सर जल के अलावा कोई दूसरा इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए हम ज़्यादातर अगर रिलेटिव डेंसिटी पूछेंगे तो सर जल के ही सापेक्ष निकालते हैं। अगर देखो उसने पूछा कि इसका सापेक्षिक घनत्व बताओ और उसने नहीं बताया है कि किसके सापेक्ष बताना है, तो फिर हम मान के चलेंगे कि सर जल के सापेक्ष ही बताना है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो चीज़ आसानी से अवेलेबल है हम उसी के सापेक्ष बताते हैं। लेकिन अगर उसने लिख के दिया कि इस पदार्थ के सापेक्ष बताना है, तो फिर उस पदार्थ का घनत्व वो सवाल देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो उस पदार्थ का घनत्व ना दे। अगर उसने बोल दिया कि पदार्थ ए के सापेक्ष घनत्व निकालना है, तो हम पदार्थ ए का घनत्व अपनी तरफ से ज्ञात नहीं कर सकते। सवाल में देगा, पदार्थ ए का घनत्व भी देगा और जिस पदार्थ का रिलेटिव घनत्व निकालना है, रिलेटिव डेंसिटी निकालना है, उसका भी घनत्व देगा। तो बस हमको तो भाग लगाना है सर। लेकिन अभी हम याद रखेंगे सर, किसी का भी अगर सापेक्ष घनत्व निकालना है और उसमें नहीं दिया कि किसके सापेक्ष बताना है, तो हम हमेशा जल के सापेक्ष बताते हैं। और एक बात बताइए सर, जल का घनत्व कितना होता है? 1000 होता है। अगर हम ये जानते हैं सर, अगर हम चाहें रिलेटिव डेंसिटी बराबर पदार्थ का वास्तविक घनत्व, तो हम यहाँ लिखेंगे पदार्थ का वास्तविक घनत्व और अपॉन लिख देंगे 1000 हम लिख देंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि सर जल का घनत्व 1000 होता ही है। तो हम डायरेक्ट, ये RD है रिलेटिव डेंसिटी, ये RD। तो हमारे पास अगर हमें डायरेक्ट निकालना है तो सर डायरेक्ट निकलेगा सर 1000 का भाग लगाएंगे, जो भी पदार्थ का घनत्व दिया होगा उसमें 1000 का भाग लगा दो, सीधा हमारा रिलेटिव डेंसिटी आती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन की, सर एक क्वेश्चन बताइए। चलो क्वेश्चन बताने से पहले आप जरा गौर करिए। देखो, अगर मान लीजिए कि सर जल का घनत्व 1000 है, ये तो जानते ही हम, लेकिन जिस पदार्थ का हम सापेक्ष घनत्व निकाल रहे हैं, अगर सर उस पदार्थ का घनत्व भी अगर 1000 हुआ, तो
अगर मान लीजिए इस पदार्थ का हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो इस पदार्थ का अगर घनत्व तो सर 1000 है, तो अगर इसका भी 1000 है तो 1000 का ही भाग लगेगा, तो फिर रिलेटिव डेंसिटी कितनी आएगी? 1 आएगी। कन्फर्म है सर? 1 आएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पदार्थ होगा ना, वो जल में डालने पर डूब कर तैरेगा, डूब कर तैर जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो सर ये पदार्थ का घनत्व है वो 1000 से कम हुआ, 1000 से कम हुआ, तो सर इस बात की गारंटी है जब 1000 का भाग 1000 से कम में लगता है तो सर 1 से छोटा मान आता है। तो इसका मतलब यह है 1 से छोटा मान आएगा, और अगर 1 से छोटा मान आया तो क्या होगा सर? तो वो पदार्थ, ये जो पदार्थ है, अगर इसको जल में डालेंगे तो वो ऊपर ही ऊपर तैरेगा, 1 से कम है तो तैरेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ सर इस पदार्थ का घनत्व 1000 से ज़्यादा है, तो फिर 1000 का भाग लगेंगे तो रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा आएगी, 1 से ज़्यादा आएगी, तो इसका मतलब इस पदार्थ को जब पानी में डालेंगे तो डूब जाएगा, तो डूब जाएगा। तो हम यहाँ से 3 कंडीशन निकाल के आए सर। आर डी लेस देन करते हैं पहले, लेस देन 1 है, आर डी लेस देन 1 है, ये 1 से छोटा, 1 से छोटा हो गया, इसका मतलब है 1 से छोटा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वस्तु डूब कर तैरेगी, वस्तु, तो इसका मतलब है वस्तु डूब कर तैरेगी, तैरेगी। अरे वस्तु डूब कर कहाँ, वस्तु तैरेगी, डूब कर तो 1 पर तैरती है भाई साहब। वस्तु सतह पर तैरेगी, अगर 1 से कम है तो पानी की सतह पर ऊपर ही तैरेगी, ठीक है भाई। अगर आर डी कितना आ गया सर? अगर आर डी बराबर 1 आ गया, 1 है, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 है सर, 1 है, इसका मतलब सर इसका घनत्व बराबर है, तो सर बराबर है तो तैरेगी, लेकिन डूब कर, पूरी तरह से डूब कर तैरेगी। तो हम कहेंगे वस्तु पूरी तरह से डूब कर तैरेगी, लेकिन डूब कर तैरेगी। अगर मान लीजिए आर डी सर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा कब होगा? जब दिए गए पदार्थ का घनत्व 1000 से ज्यादा हो, तब वो 1 से बड़ा निकल के आएगा। अगर 1 से बड़ा है, देखो ये मैंने सिंबल में दिखाया है, इसका मैं बोलता भी जा रहा हूँ, ये है, इसका मतलब है 1 से छोटा, इसका मतलब है 1 के बराबर, इसका मतलब है 1 से बड़ा, 1 से ये बड़ा है, तब क्या होगा? वस्तु जल में डूब जाएगी। इतना हमें समझ में आया। तो रिलेटिव डेंसिटी के ये 3 पॉइंट हमको याद रखने हैं। एग्जाम में इनसे अगर क्वेश्चन बना कर देगा तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसे भी उल्टा भी पूछ सकता है, मान लीजिए ऐसे बोलेगा कि एक वस्तु है, उसका सापेक्षिक घनत्व 1 से बड़ा है, उसका सापेक्षिक घनत्व 1 से बड़ा है, तो बताइए उसको जल में डालने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो हम कहेंगे सर जल में डालने पर डूब जाएगी। सवाल ऐसे ही पूछेगा कि एक वस्तु है जिसका रिलेटिव डेंसिटी सर 1 से कम है, 1 से कम है, तो बताइए फिर उस वस्तु को अगर पानी में डालेंगे क्या प्रतिक्रिया आएगी? तो हम कहेंगे सर अगर इसका घनत्व 1 से कम है, रिलेटिव डेंसिटी अगर 1 से कम है, तो सर वस्तु सतह पर तैरेगी। यदि ऐसे पूछ लेगा कि अगर किसी वस्तु का घनत्व 1 है, रिलेटिव जो डेंसिटी है वो सर 1 है, अगर रिलेटिव डेंसिटी 1 है तो हम कहेंगे सर वस्तु पूरी तरह से डूब कर तैरेगी, तो ये हमको तीनों नोट पॉइंट याद रखने हैं। अगर हम एक यहाँ से छोटा सा न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, एक न्यूमेरिकल हम आपसे पूछते हैं, यदि पदार्थ ए का घनत्व 948, चलो यहाँ पर मात्रक लिखते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, तो उसका शॉर्टकट में मैंने लिखा रिलेटिव डेंसिटी, तो उसकी आर डी ज्ञात करो। तो बहुत आसान सवाल है सर, ये हम जानते हैं आर डी अगर पूछा है तो उसका वास्तविक घनत्व कितना है? वास्तविक घनत्व 948 है सर, 948 है, और हमें अपॉन में क्या रखना होता है सर? 1000 रखना होता है, जल का घनत्व तो 1000 रख दिया। अब हम ये जानते हैं, एक बात बताओ, यहाँ से एक बात समझ में आएगी सर, ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, तो अगर हम बात करेंगे सर इसका मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऊपर आएगा, और नीचे भी
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब नीचे भी आएगा। तो सर मात्रक कट जाता है। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछे कि जो सापेक्षिक घनत्व है इसका मात्रक क्या होता है, तो सर ये बेमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो हम कहेंगे सर ये मात्रक तो खत्म ही हो गया। सर 1000 का अगर भाग लगाएंगे तो 0.948 निकल के आएगा, और ये कितना है, 1 से कम है। तो हम अगर बात इसी सवाल में अगर बोल दें कि ये जो पदार्थ ए है अगर इसको जल में डालेंगे तो क्या प्रक्रिया आएगी, तो हम जानते हैं सर 1 से कम है इसका, तो ये तैरेगा, तैरेगा सतह पर, तैरेगा ऊपर, कुछ ऊपर निकल कर ही तैरेगा। तो इसे मतलब इस तरह से छोटे कोई सवाल पूछ सकता है। देखो ये तो हो गया साधारण घनत्व का सामान्य फॉर्मूला, लेकिन घनत्व का भी दो फॉर्मूले और हैं हमारे पास। एक फॉर्मूला है कि सर अगर हमें किसी ठोस पदार्थ का घनत्व निकालना है तो सर कैसे होगा, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। ये तो जनरल फॉर्मूला है कि सापेक्षिक घनत्व अगर दिया है तो इसको तो हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हमारे पास कोई सॉलिड वस्तु है सर उसकी डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वो हम अभी लिखेंगे और उससे एक सवाल भी करेंगे। फिर उसके बाद एक आएगा कि सर अगर द्रव है, कोई लिक्विड है, उसका अगर सापेक्षिक घनत्व निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, तो वो भी हम अभी फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसके अलावा भी दो फॉर्मूले और हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसके बाद उसको समझते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम किसी ठोस का सापेक्षिक घनत्व कैसे निकालते हैं उसको हम समझते हैं। देखो ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिख दिया है कि अगर किसी वस्तु का, किसी भी चीज का अगर सापेक्षिक घनत्व निकालना है तो सर उस चीज का, जिस भी चीज का निकालना है उसका वास्तविक घनत्व ऊपर रखेंगे, 1000 का भाग लगाएंगे। ये तो सर एक जनरल फॉर्मूला है, कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई सॉलिड चीज है, कोई ठोस चीज है, तो सर उसका अगर हमें सापेक्षिक घनत्व निकालना है और उसके आयतन की सहायता से निकालना है, तो केवल आयतन की सहायता से भी हम निकाल सकते हैं और भार की सहायता से भी। मतलब मान लीजिए अगर कोई ठोस है, अगर कोई सॉलिड चीज है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। देखो एक तो होगा इसका भार, चलो पहले नंबर में लिखते हैं, इसका होगा एक आयतन और एक इसमें होगा भार। भार को mg कहते हैं और w से व्यक्त करते हैं, और आयतन पता ही है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, और आयतन को v से व्यक्त करते हैं, v से व्यक्त करते हैं, और ये w से व्यक्त करते हैं, फॉर्मूला इसका mg होता है। तो हमें समझ में आया कि कोई ठोस है तो सर उसके आयतन की भी बात कर सकता है और सर उस ठोस के भार की भी बात कर सकता है कि सर उसका भार कितना है। इन दोनों के लिए फॉर्मूला है, एक तो मैंने लिखा है और एक दूसरा वाला मैं अभी लिखूंगा। पहले मुझे इसको समझाने के बाद एक क्वेश्चन बताना है आप। तो देखिए अगर हम बात करते हैं किसी ठोस का सापेक्षिक घनत्व, अगर किसी सॉलिड का सापेक्षिक घनत्व निकालना है तो ठोस का जल में डूबा हुआ आयतन, मतलब उस सॉलिड को जल में हम डुबोएंगे। अगर उस सॉलिड को जल में हमने डुबो दिया है और डुबोने के बाद वो जल में उसका कितना भाग डूब जाता है, जल में उसका कितना आयतन डूब जाता है, वो तो हम रखेंगे ऊपर कि जल में आखिरकार इसका कितना हिस्सा डूब गया है, वो हम ऊपर रख देंगे, वो आयतन ऊपर आ जाएगा। और नीचे आ जाएगा ठोस का कुल आयतन, उस सॉलिड का टोटल कितना आयतन था वो यहाँ पर आ जाएगा, और भाग लगाएंगे आंसर आ जाएगा। तो एक तो हमारे पास ये है। दूसरा एक सवाल है, दूसरा इसी का एक फॉर्मूला है, हम अभी दोनों को एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे। पहले हम दूसरा भी फॉर्मूला लिख देते हैं। आयतन से संबंधित सर हमारे पास फॉर्मूला आ गया, लेकिन अगर सर भार से बात करें तो भार से होगा कि ठोस का हवा में भार, हवा में मतलब वास्तविक भार की बात कर रहा है कि सॉलिड जब हवा में है, बाहर है, पानी में या फिर किसी लिक्विड में नहीं डाला है, तब उसका भार कितना है, mg होगा। इसका मतलब उसका वास्तविक भार की बात करती। तो ठोस का हवा में भार अपॉन ठोस द्वारा विस्थापित जल का भार। देखो ठोस द्वारा, जैसे हम किसी सॉलिड को पानी में डालते हैं तो कुछ पानी को वो विस्थापित कर देता है, तो ठोस द्वारा विस्थापित जल का भार, या देखो इसी चीज का एक और अर्थ होता है, इसका एक और मतलब है, यहां लिख देता हूं मैं। ठोस को जल में डालने पर उसके भार में
आई कमी, कमी ये भी है। मतलब भार दो तरीके का होता है। जैसे अगर हम किसी वस्तु को अगर पानी में लेकर जाएंगे तो सर उसके भार में थोड़ी सी कमी महसूस होती है। ये भी हमने पहले की वीडियोस में डिटेल में बता रखा है कि सर अगर किसी पानी में अगर किसी वस्तु को ले जाएंगे तो उसके भार में कमी आती है। जब हमने गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक पढ़ाया था तो उसमें हमने डिटेल में उसको पढ़ाया था। तो हम यहाँ से बात कर सकते हैं, कोई सॉलिड है तो सर सॉलिड का हवा में कितना भार है वो हम ऊपर रख लेंगे, और अगर हम उसको पानी में लेकर जाएंगे तो उसके भार में कितनी कमी आएगी वो भी अगर हमें मालूम है तो हम वो नीचे रखेंगे और यहाँ भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम एक दो सवाल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं कि यदि यदि किसी किसी वस्तु वस्तु ए को जल में डुबोया डुबोया या डुबोया नहीं डुबोया या डाला जाता है। मतलब डुबोया का मतलब ये नहीं कि डुबो के नहीं रखेंगे हम मतलब डालते। ऐसे करो, इसको हटा ही लो तुम, इस शब्द को हटा लो यहाँ से। ये है पूरा है कि यदि किसी वस्तु ए को जल में डाला जाता है, जल में डाला जाता है, ये यहाँ पर ऐसा मत समझना कि स्पेस है, जल में डाला जाता है तो उसका 2/5 भाग जल के ऊपर रहता है। तो उसका उसका सापेक्षिक घनत्व बताओ, सापेक्षिक घनत्व बताओ। मतलब ये है हमारे पास एक सॉलिड और ये हमने पानी में डाला है, तो ये जो हिस्सा है वो 2/5 है, तो फिर ये हिस्सा कितना होगा सर? 3/5 होगा। इसका मतलब ये है कि सर टोटल अगर ये पदार्थ 5 होगा तो उसका 2 हिस्सा ऊपर है और 3 हिस्सा पानी में है। अगर केवल इतनी बात दे रखी है और उसने पूछा सापेक्षिक घनत्व बताओ, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। आप भी आयतन की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि सर इसका 2/5 भाग जल में डूबा, जल के ऊपर है, तो ये भाग का मतलब उसका आयतन, आयतन की बात कर रहा है। तो अब हम बात करते हैं सर यहाँ से सापेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी बराबर, हम देखेंगे सर पानी के ऊपर कितना है। तो सर पानी के ऊपर कितना है, वैसे तो अगर पूरा फ्रैक्शन रखना चाहते हैं तो 2/5 पूरा हम रख सकते हैं कि सर 2/5 ऊपर है। लेकिन अगर तुम देखना चाहोगे सर इसके भी नीचे 5 है, इसके भी नीचे 5 है, तो हम इस टोटल को 5 मानेंगे, टोटल को 5 मानेंगे, 2 ऊपर है और 3 डूबा हुआ भाग है। तो हम क्या रखते हैं सर, जल में डूबा हुआ हिस्सा। तो जल में आखिरकार कितना डूबा है? 5 में से कितने हिस्से डूबे हैं? 3 हिस्से डूबे हैं, तो हम सर ऊपर रखेंगे 3 अपॉन। अब हम रखेंगे सर इसका टोटल कितना है, टोटल तो टोटल तो 5 है, तो हम यहाँ रख देंगे सर 5। तो यही हमारे पास आर डी आ गया। अगर इसका भाग लगाना चाहो तो लगा लो, 0 बढ़ा लेना, पॉइंट लगा देना, 5 6 के 30 0.6 आ जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी डायरेक्ट हमारे पास आ गई। तो हमें होता क्या है कि सर ठोस का जल में डूबा हुआ आयतन और अपॉन ठोस का कुल आयतन। अगर हम बात करते हैं सर 2/5 हिस्सा ऊपर है, 2/5 ऊपर है, मतलब टोटल अगर 5 है हिस्सा तो उसमें से 2 ऊपर है, तो डूबा हुआ कितना होगा सर? 3 होगा। तो हमें तो चाहिए सर डूबा हुआ हिस्सा, तो डूबा हुआ हिस्सा 3 है तो ऊपर रख देंगे, और सर टोटल हिस्सा इसका 5 है, टोटल इसका वॉल्यूम 5 है, तो सर 5 नीचे रख देंगे। तो सर डायरेक्ट उत्तर निकल आता है, डायरेक्ट हमारे पास उत्तर निकल आता है। क्यों? क्योंकि सर जितना भाग ऊपर है उसके अलावा जितना भी बचेगा सर वही तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता है, रिलेटिव डेंसिटी उसकी होती है। तो ये हमारे पास हो गया सवाल। अगर हम आपसे अगर एक सवाल दे दें, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और देते हैं, यदि यदि किसी पदार्थ की आर डी 5 है तो उसका वास्तविक घनत्व बराबर क्वेश्चन मार्क। ये पूछ लिया, सवाल दे दिया कि अगर कोई पदार्थ है उसका रिलेटिव डेंसिटी 5 है तो उसका वास्तविक घनत्व बताओ। तो हम सर जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वास्तविक घनत्व की बात कर रहा है सर, वास्तविक घनत्व की, और रिलेटिव डेंसिटी दी है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हम देखो आर डी बराबर वास्तविक घनत्व अपॉन 1000।
ये हम नॉर्मल वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। आर डी तो दे रखा है सर 5 है, तो सर यहाँ आ जाएगा 5, 5 बराबर ये वास्तविक घनत्व और बट्टे 1000 है ये। तो 1000 जब इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5000 आ जाएगा। इसका मतलब यह इस सवाल का जवाब कितना हुआ? इस सवाल का अगर जब बात करेंगे सर वास्तविक घनत्व उसका कितना होगा, घनत्व कितना होगा, तो 5000, 5000 ये आ गया सर वास्तविक घनत्व। लेकिन वास्तविक घनत्व का तो मान हमको मालूम है ना, ये एक बार बताओ 1000 किस में होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, तो सर ये भी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में आया होगा। तो ये देखो ऐसा सवाल है, इस तरह से भी सवाल आ सकता है, तो हम कर सकते हैं आराम से। तो अब हम भार की बात करेंगे सर, भार पर एक सवाल अगर बनाना चाहेंगे तो वो भी बन सकता है। जैसे हम बोलेंगे कि एक वस्तु का देखो यहाँ से कठिन करना चाहता है तो क्या देगा, एक वस्तु का द्रव्यमान दे देगा कि सर इतना द्रव्यमान है और उसने इतना पानी विस्थापित कर दिया, कहेगा कि सर इतना पानी विस्थापित कर दिया, तब बताइए उसका रिलेटिव डेंसिटी कितनी होगी। तो वो सवाल को भी हम आराम से कर सकते हैं। तो उसका वास्तविक भार निकालेंगे m इंटू जी करके, और कितना पानी विस्थापित किया है उसमें हम m इंटू जी करके निकाल लेंगे, तो हम वहां से भी इसको निकाल सकते हैं। चलो हम सवाल करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम यहाँ पर सवाल लिख देते हैं। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो एक सवाल और हम यहाँ करते हैं, उसके बाद हम लिक्विड का सापेक्षिक घनत्व समझेंगे कि सर लिक्विड का सापेक्षिक घनत्व क्या होता है। देखो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि यदि यदि किसी पदार्थ को, रुको द्रव्यमान, यदि किसी 5 किलोग्राम वाले पदार्थ को किसी द्रव या सर किसी जल से भरे टब में डाला जाता है तो वह 2 किलोग्राम पानी विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो उसका आर डी रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्वेश्चन मार्क। मतलब ये है कि सर हमारे पास एक पात्र था जो पानी से फुल भरा हुआ था, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, लेकिन जब हम इसमें बाहर से पदार्थ डालेंगे सर, बाहर से कोई मान लीजिए कोई सॉलिड हमने इसमें डाल दिया है, अब वो सॉलिड तो डूब भी सकता है पूरा और नहीं भी डूब सकता। मान लीजिए ये सॉलिड है, तो देखो यहाँ से ये तो पहले से फुल भरा था, तो पानी कुछ बाहर निकल के जाएगा। मान लीजिए ये पानी बाहर निकल के आ गया इतना, इसको डालने के कारण इतना पानी बाहर निकल आया। ये इसका द्रव्यमान दे रखा है हमको, कितना है 5 kg इसका द्रव्यमान, और इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान चलो यहाँ लिखते हैं, इसका द्रव्यमान है 5 kg, और ये जो बाहर विस्थापित पानी हुआ है इसका द्रव्यमान है 2 kg, ये हमको दे रखा है। अब हम सर ये जो इस वस्तु को पानी में डाला गया है, एक लिक्विड में डाला गया है, तो सर उसने कितना लिक्विड विस्थापित कर दिया है, सर इसकी मात्रा दे रखी है और इसका वास्तविक द्रव्यमान दे रखा है। तो सर हम डायरेक्ट यहाँ से भी सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। आरडी पूछा है कि ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ इसकी रिलेटिव डेंसिटी बताइए। तो हम देखो इसका ठोस का हवा में भार मतलब ये जो हवा में था, बाहर था, ये बाहर रखा था बाहर, तो इसका 5 किलोग्राम तो वजन था, तो 5 इंटू जी, एम जी होता है फॉर्मूला, एम इंटू जी मतलब 5 गुणा जी। तो हम ऊपर रख सकते हैं कि सर आर डी हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाई जी, जी की वैल्यू अभी हमें रखने की आवश्यकता नहीं है। ये तो सर आ गया हवा में आ गया उसका वास्तविक द्रव्यमान और जी की वैल्यू। अब पानी में अगर हम डाल देंगे तो सर इसने 2 किलोग्राम पानी विस्थापित किया है और इतना ही भार में कमी आती है। इस बात को हम डिटेल में समझ चुके हैं, पहले की क्लासेस में हम समझ चुके हैं कि सर ये जो गुरुत्वाकर्षण जब हमने पढ़ा था हमने इस चीज़ को हमने डिटेल में पढ़ लिया था। और दूसरा हमने एक और पढ़ा था, जब घनत्व वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें भी हमने इसको पढ़ा था। तो अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे होंगे तो इस बात को हम अच्छे से जानते हैं सर कि ये कैसे होता है। तो अगर हम बात करते हैं सर ये आर डी, तो हमें पता चलेगा सर ये हवा में कितना भार है, एम इंटू जी, तो 5 गुणा जी। सर कितना पानी विस्थापित किया है, तो पानी विस्थापित किया है उसने 2 किलोग्राम, तो 2 इंटू जी, यहाँ पर भी जी आएगा, तो सर जी से जी तो सीधा सीधा कट गया, जी से कट गया। तो ये जो भार की बात कर रहा था सर, भार, तो भार की जगह केवल द्रव्यमान देना, द्रव्यमान देखो द्रव्यमान दे रखा था, इसका द्रव्यमान और इसने कितना पानी विस्थापित किया उसका द्रव्यमान, तो इससे डायरेक्ट भी हम सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। 5 ऊपर है 2 इधर है, तो 2 का भाग लगेगा कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5।
रिलेटिव डेंसिटी आ गई इसकी 2.5 और इसका तो कोई मात्रक होता नहीं तो कोई मात्रक नहीं लगाया। तो कुल मिलाकर ये भी सवाल हो गया। इस तरह से सर हम तमाम सवाल बना सकते हैं जो भार से संबंधित होंगे, या सर भार की बात नहीं करेगा तो द्रव्यमान की बात करेगा तो वहां से भी हम सवाल निकाल सकते हैं। आयतन की बात करेगा तो यह सर यहाँ से पूछ लेगा। ठीक है भाई, तो इतना हम अब देखो सवाल ऐसे ही बन सकता है कि उसकी रिलेटिव डेंसिटी ये दे दे और वो कहेगा कि उस ठोस का जल में डूबा हुआ हिस्सा ये दे दिया। अगर उस सवाल में ये दे दिया और ये दे दिया और ये पूछ लिया कि ये बताओ उसका कुल आयतन कितना है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर मैं सवाल आपसे बना दूं कि एक वस्तु है वो जल में अगर डुबाते हैं तो उसका इतना भाग, इतना आयतन पानी में डूब जाता है और उसका सापेक्ष घनत्व इतना है, तो बताइए उसका वास्तविक आयतन कितना होगा। तो सर सापेक्ष घनत्व यहाँ रखो, कितना भाग डूबा है वो यहाँ रखो, सर कुल आयतन यहाँ से निकाल लेंगे। इसका मतलब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हम इसको रखेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद एक फॉर्मूला और बचा है, हम उसको और समझते हैं कि सर अगर किसी लिक्विड का, ये तो सर कोई सॉलिड था ठोस वस्तु, तो उसके लिए हमने कहा सर एक लिक्विड के लिए भी होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम उसको समझते हैं। तो चलिए अब हम किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व कैसे निकाला जाता है उसको हम समझते हैं। देखो यहाँ पर देखो मैंने ये 2 बीकर बनाए हैं, इसमें क्या किया है, देखो अगर किसी लिक्विड का अगर सापेक्षिक घनत्व हमको चाहिए तो हमारे पास देखो हम ज़्यादातर जल के सापेक्ष निकालते हैं, और अगर जल के सापेक्ष नहीं निकलवाया है, सवाल में दिया है कि इस लिक्विड के सापेक्ष बताओ, तो वो लिक्विड के बारे में जानकारी दी होगी सवाल में। अभी हम जल को लेकर चलते हैं। अगर हमें किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व निकालना है तो सर वो हमारे पास द्रव होना चाहिए जिसका हमें निकालना है। तो ये हमने मान लिया है सर वो द्रव है जिसका हमें सापेक्षिक घनत्व निकालना है। एक बीकर में हमारे पास जल होना चाहिए क्योंकि हम जल के सापेक्ष निकालेंगे। तो हमारे पास अगर किसी लिक्विड का सापेक्षिक घनत्व निकालना है तो वो लिक्विड होना चाहिए जो कि ये हमारे पास है, और एक बीकर में हमारे पास जल होना चाहिए। इस जल से कंपैरिजन करके हम निकालेंगे। और क्या होना चाहिए, और एक हमारे पास कोई भी सॉलिड चीज होनी चाहिए, कोई भी ठोस वस्तु, और हमारे पास आसानी से उपलब्ध है सर लकड़ी। तो हम एक लकड़ी का ब्लॉक लेते हैं, हम मानते हैं सर ये है हमारे पास एक ब्लॉक है, ये लकड़ी का ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा। तो हमारे पास ये 3 चीजें होनी चाहिए। हमारे पास 3 चीजें हैं तो हम किसी भी लिक्विड का सापेक्षिक घनत्व निकाल सकते हैं। पहला सर एक लकड़ी का टुकड़ा हो हमारे पास, दूसरा सर जल होना चाहिए, और तीसरा हमारे पास वो लिक्विड होना चाहिए जिसका हमें सापेक्षिक घनत्व निकालना है। तो हमें इसमें करना क्या है, हम क्या करेंगे कि सर ये जो लकड़ी का टुकड़ा है इसको इसमें देखो पहले फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या है, किसी ठोस मतलब हमने यहाँ पर अभी लकड़ी ली है तो लकड़ी की बात करते हैं। किसी ठोस का जल में डूबा हुआ भाग, अगर मान लीजिए इसको ब्लॉक को हम जल में डालेंगे तो इसका कितना भाग जल में डूब जाएगा, कितना भाग इसका जल में डूबा है वो तो हम रख लेंगे ऊपर, और ये है उसी ठोस का द्रव में डूबा हुआ भाग। फिर हम इसी ब्लॉक को इस वाले द्रव में डालेंगे, फिर हम इसमें देखेंगे कि इसका कितना भाग डूब गया। तो हमारे पास 2 काम करने हैं, पहले इस ब्लॉक को हम जल में डालेंगे और जल में डालने के बाद देखेंगे कि इसका कितना हिस्सा जल में डूब गया है। जितना आयतन या हिस्सा डूब जाएगा उसको हम ऊपर रख लेंगे। फिर हम इसी ब्लॉक को निकालकर इस द्रव में डालेंगे, जितना इसका आयतन डूब जाएगा और जितना आयतन इसका डूब जाएगा, जितना भी हिस्सा इसमें डूबेगा वो हम यहाँ रख लेंगे और भाग लगाएंगे तो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगी इसकी, रिलेटिव डेंसिटी इसकी आ जाएगी। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला है सर द्रव में ठोस के भार में आई कमी अपॉन जल में ठोस के भार में आई कमी। मतलब सर इस लकड़ी के टुकड़े का कुछ तो द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान होगा तो नीचे सर भार लगाएगा, भार m×g नीचे की तरफ काम करेगा। तो अगर हम इस ब्लॉक को जल में डालेंगे तब भी इसके भार में कुछ कमी आएगी। आपको मालूम है कोई भारी चीज है अगर पानी में लेकर जाते हैं तो हल्की महसूस होती है, मतलब भार में कमी आती है। तो अगर हम इस चीज को जल में ले जाएंगे तब भार में कमी आएगी। तो जल में डालने पर कितनी भार में कमी आई है वो तो हम रखेंगे नीचे, और फिर इसी ब्लॉक को अगर हम द्रव में डालेंगे जिसका हमें घनत्व निकालना है, उसमें डालने के बाद भार में कितनी कमी आई है वो हम रखेंगे ऊपर, और जितना भी इसका रेशियो बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं। अगर किसी लिक्विड का सापेक्षिक घनत्व निकालना है तो उसके लिए हमारे पास वो लिक्विड होना चाहिए, एक बीकर में पानी होना चाहिए, और एक हमारे पास लकड़ी का टुकड़ा हो, तो हम आराम से उसका सापेक्षिक घनत्व निकाल सकते हैं। करना क्या है, ये सर हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, हमने आपको समझा दिया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना कि ये क्या मतलब है, क्योंकि फॉर्मूले हमारे पास 5 हो गए, एक तो साधारण वाला और 2 ये और 2 इससे पहले वाले, तो हमारे पास 5 फार्मूले हैं। हम यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं आपको, तब हम समझेंगे कि सर क्या है ये फॉर्मूला। देखिए
यदि किसी ठोस को जल में डुबोया या जल में डाला जाता है तो उसके भार में कमी 5 न्यूटन है तथा यदि इसे किसी द्रव A में डाला जाता है तो इसके भार में कमी मान लीजिए 2 न्यूटन है तो द्रव A का रिलेटिव डेंसिटी मतलब A का जो सापेक्षिक घनत्व है वो बताओ, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम बहुत आसानी से सर इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर रखेंगे सर द्रव में ठोस के भार में कमी, जिस लिक्विड का हमें निकालना है उसमें, तो ये लिख रहा है कि किसी द्रव A में डाला जाता है तो इसके भार में कमी आती है 2 न्यूटन। तो मतलब इस लिक्विड में अगर डालेंगे तो सर 2 न्यूटन की कमी आ रही है, तो उसको हम रखेंगे ऊपर। RD हम डायरेक्ट निकालेंगे सर, जिस लिक्विड का सापेक्षिक घनत्व निकालना है सर उसमें कितनी कमी आ रही है तो वो हम रखेंगे ऊपर। तो हमें मालूम है सर किसी द्रव A में जब हमने डाला जाता है तो 2 न्यूटन की कमी आई है, तो 2 न्यूटन ऊपर रख लिया अपॉन। अब हम देखेंगे सर जल में डालने पर कितनी कमी आई थी, तो सर पानी में उसमें डाला था तो 5 न्यूटन की कमी आई थी, तो 5 न्यूटन हमने यहाँ रखा। ये तो कट जाता है क्योंकि ये विमाहीन राशि है। जब इसका भाग लगेगा भी तो 0.4 हो जाएगा, 0.4। एक 0 बढ़ाएंगे तो मतलब एक 0 बढ़ाया तो 5 चौका 20 होता है, 0.4 हो गया। तो सर इस तरह से सवाल बन सकता है। ऐसे सर तमाम सवाल हमारे पास बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पर समझा सर सापेक्षिक घनत्व क्या है, आपेक्षिक घनत्व इसी को बोलते हैं, वो क्या है, और इसके सर फॉर्मूले थे 5। इस वीडियो में ये सापेक्षिक घनत्व के ये 5 फॉर्मूले हैं, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन फॉर्मूलों को बार बार लिख कर और 1-2 सवाल की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो फिर इसको करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब किसी एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इस बात की गारंटी सर इसके अलावा अब इसमें कुछ नहीं बचा। रिलेटिव डेंसिटी से अगर कुछ भी पूछेगा तो सर इतना ही पूछेगा। अब हाँ ये पूछ सकता है कि सर सापेक्षिक घनत्व को मापने का यंत्र क्या है, तो यंत्र होता है हाइग्रोमीटर। हम लिखेंगे सर क्या है, हाइग्रोमीटर। ये क्या है, ये सर सापेक्षिक घनत्व मापता है, सापेक्षिक घनत्व मापता है। अब हाइग्रोमीटर का ही एक टाइप था लैक्टोमीटर क्या नाप रहा था सर, दूध की शुद्धता, मतलब दूध की डेंसिटी मापता है, सापेक्षिक डेंसिटी मापता है, जल के सापेक्ष निकालता है। तो लैक्टोमीटर क्या करता है, लैक्टोमीटर, ये लैक्टोमीटर भी एक प्रकार का हाइग्रोमीटर ही है। इसको मैंने फिर इसमें क्या अंतर है, पिछली वाली वीडियो में मैंने बताया है सर इसमें क्या अंतर है। ये क्या है, दूध की शुद्धता, दूध का RD, दूध का सापेक्षिक घनत्व ये निकालता है। एक होता है हाइड्रोमीटर, वो सर एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है, हाइड्रोमीटर वायुमंडल की नमी, वायुमंडल की नमी को ये हाइड्रोमीटर माप लेता है। तो ये हमको याद रहे। अब यहाँ पर सापेक्षिक घनत्व वाला टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होता है। घनत्व क्या है, इससे पहले वाली वीडियो मैंने डिटेल में पढ़ाया था, और सापेक्षिक घनत्व मैंने इसमें पढ़ा दिया। इससे कैसे सवाल बनने वाले थे वो भी मैंने बता दिए। अब हाँ एक बात हमेशा याद रखा करो कि अगर मुझसे पढ़ाते पढ़ाते को, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे पढ़ाते पढ़ाते कोई गलती हो सकती है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो या तो पहले आप लोग कमेंट में बता दिया करो, और नहीं तो फिर मैं भी खुद वीडियो को देखता हूँ, मुझे दिख जाता है कि ये गलती मैंने कर दी है, तो फिर मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुधारता हूँ, ठीक है भाई। वैसे तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी इंसान से ही गलती होती है। तो अगर भविष्य में मुझसे कुछ गलती हो भी जाती है, आपको अगर वीडियो देखते देखते ये महसूस हो जाए कि सर ये वाली सर ने गलत बात बता दी है, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, क्योंकि उस गलती को मैंने नीचे सुधार दिया होगा, ठीक है भाई। तो कन्फ्यूज नहीं होने का है, बस लगातार पढ़ते जाओ, इसी तरह से अपनी नॉलेज को एनहेंस करते रहिए और हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। चलिए अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।